हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, जिससे हमारे एग्ज़ाम में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित शब्द पठ धातु में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ। मतलब ये जो गद्यांश आएगा, ये हमारी पाठ्य पुस्तक से कहाँ होगा, बाहर होगा। इस पद्यांश या गद्यांश को हमको पढ़ना है और पढ़ के जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को क्या देने होंगे, उत्तर देने होंगे। गद्यांश या पद्यांश पढ़ने के पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें उस गद्यांश को एक बार आराम से पढ़ना है और उसका अर्थ समझने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। उसके बाद जो अनुच्छेद में जो हमें विलोम शब्द दिए हुए हैं, पर्यायवाची दिए हुए हैं, इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। जब हम गद्यांश या पद्यांश को आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले हमें उसका शीर्षक देना होगा। गद्यांश या पद्यांश में जो बात सबसे ज़्यादा बार बताई जाती है, जिस बारे में वो गद्यांश या पद्यांश हमें दिया हुआ है, वही उसका क्या होता है, शीर्षक भी होता है। शीर्षक जितना स्पष्ट, जितना हम छोटा लिखने का प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। देखिए, हम एक गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करते हैं। गद्यांश में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, उसे एक एक करके हम समझेंगे। पहला हमारा गद्यांश है कि देश के सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश प्रेम का होना परम आवश्यक है। जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है, वह देश उन्नतिशील होता है। देश प्रेम के पूत भाव में मंडित व्यक्ति देशवासियों की हित की साधना में, देश उद्धार में तथा राष्ट्र प्रगति में अपना जीवन तक न्यौछावर कर देता है। हम अपने देश के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ऐसे देशभक्तों की लंबी परंपरा मिलती है, जिन्होंने अपने सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश प्रेम का अभूत परिचय दिया। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, सरदार भगत सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सहस्त्रों देशभक्तों के नाम इस दृष्टि के लिए लिए जाते हैं। हम अपने देश के इतिहास से देश प्रेम का एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है और इसे हम देश हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो हमने जो ये गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश में मुख्य रूप से हमारे देश के इतिहास के बारे में बताया गया है। हमारे देश में लोगों ने किस तरह से बलिदान दिया, जो देश के नागरिक हैं उन्होंने किस तरह से बलिदान दिया, उस बारे में बताया गया है। तो हम इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि देश लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है। लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है। लेखक के अनुसार ऐसा देश उन्नतिशील होता है जो क्या करता है, देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा क्या होता है, तैयार होता है। ऐसा देश जो क्या होता है, देश ऐसे नागरिक जो क्या करते हैं, लोक कल्याण की क्या रखते हैं, भावना रखते हैं। तो हम उत्तर देंगे, लेखक के अनुसार ऐसा देश उन्नतिशील होता है जिस देश के नागरिक में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है। जिस देश के नागरिकों में क्या होती है, देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है, वो देश क्या करता है, उन्नति करता है। दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, हमें अपने इतिहास से देश प्रेम की और गौरवपूर्ण परंपरा मिली है। इस देश हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह किस प्रकार का वाक्य है, बताते हुए परिभाषा भी लिखिए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है। एक ही उद्देश्य और एक क्या होता है, विधेय होता है। लेकिन ये साधारण वाक्य तो नहीं है। दूसरा आता है हमारे पास मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, मिश्रित वाक्य में एक क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो किससे जुड़े हुए होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। जब हम अपना
वाक्य देखते हैं तो इसमें आश्रित वाक्य नहीं मिलता, इस कारण से क्या नहीं है, मिश्रित वाक्य भी नहीं है। अगला वाक्य आता है हमारे पास संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं, समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े हुए होते हैं। जैसे तथा, पर, लेकिन, और आदि शब्द इसके अंदर आते हैं। जब हमारा वाक्य देखेंगे तो वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, ये और से जुड़ा हुआ है। हमें अपने देश के इतिहास से देश प्रेम की एक गौरवपूर्ण परंपरा मिलती है। ये क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य है। इसके बाद इसमें हम देश हितार्थ सर्वस्त्र न्यौछावर करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है। जब दो स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चयबोधक अवयव से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य है इसमें, संयुक्त वाक्य है। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, हमें अपने देश के इतिहास से क्या प्रेरणा मिलती है। हमें अपने देश के इतिहास से क्या प्रेरणा मिलती है, हमें अपने देश के इतिहास से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, इस देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े देशभक्तों ने क्या दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तो हम इसका अर्थ, इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे, हमें अपने देश के इतिहास से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर देना चाहिए। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, सर्वांगीण का विलोम लिखिए। सर्वांगीण यानी क्या होता है, सभी। और सर्वांगीण का विलोम हमें कहाँ से ढूंढना है, हमारे पद्यांश में से या हमारे गद्यांश में से ढूंढना होगा। सर्वांगीण में पाठ हमें कहाँ दिया हुआ है, सर्वांगीण हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, सभी अंगों में व्याप्त। सर्वांगीण का अर्थ क्या होता है, सभी अंगों में व्याप्त। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एकांकी। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। सर्वांगीण यानी सभी अंगों में व्याप्त, एकांकी यानी एक अंग में व्याप्त। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, स्वदेश में मूल शब्द को उपसर्ग बताइए। स्वदेश में क्या बताना है हमें, मूल शब्द उपसर्ग बताना है। तो स्वदेश में उपसर्ग क्या है, स्वदेश में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्द ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या होगा, देश होगा। तो देश के आगे क्या जुड़ा हुआ है, स्व जुड़ा हुआ है। देश के आगे क्या जुड़ा हुआ है, स्व जुड़ा हुआ है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, स्व हो जाएगा। उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें, स्व हो जाएगा। और मूल शब्द क्या होगा इसमें, मूल शब्द हो जाएगा हमारे पास, मूल शब्द क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, स्व प्लस देश, स्व प्लस देश। स्व क्या है इसमें, उपसर्ग है। और देश क्या है इसमें, मूल स्वर है, मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है यहाँ पे, देश है। तो इन दोनों के मेल से क्या बना हुआ है हमारे पास, स्वदेश बना हुआ है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, अंतिम प्रश्न गद्यांश का। अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। बहुत से बच्चों को इस प्रश्न में अधिकतर समस्या का सामना करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, पद्यांश को या गद्यांश को पढ़ते हैं और उसके एक लाइन उठाकर लिख देते हैं। जबकि हमें शीर्षक में क्या करना है, वो मुख्य केंद्र बिंदु लिखना है जिसको लेकर ये पाठ लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा मुख्य रूप से पाठ का जो अर्थ आ रहा है वो किसके अनुसार आ रहा है, देश हित व कल्याण, देश के नागरिकों में देश हित व कल्याण की भावना। देश के नागरिकों में देश हित व कल्याण की भावना, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस गद्यांश का क्या हो जाएगा, उचित शीर्षक हो जाएगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, उपयुक्त अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक देश के नागरिकों में देश कल्याण की भावना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है अपठित पद्यांश।
यह भी हमारे एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। इसे भी हमें पढ़ते वक्त क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अपठित पद्यांश को आराम से पढ़ लेना है, उसके बाद उसका अर्थ निकालने की कोशिश करना है। गद्यांश में क्या होता है, हम अधिकतर अर्थ समझ भी जाते हैं, लेकिन बहुत सी बार पद्यांश में क्या होता है, कोई पद क्या जाता है कि भाषा क्या होती है, कठिन होती है। तो हमें क्या कोशिश करनी है, पहले उस पद्यांश को 1-2 बार पढ़कर उसके अर्थ को निकालना, क्या करना है, प्रयास करना है। वो अर्थ मुख्य रूप से जिस पे आ रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। तो हम आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका अर्थ निकालने का क्या करना है, प्रयास करना है। तो आइए बच्चों, हम ये पद्यांश पढ़ते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, मनमोहिनी गोद प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वो देश कौन सा है, वो देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा, जिसका मुकुट हिमालय वो देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही, सींचा हुआ सलोना वो देश कौन सा है, जिसके रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वो देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे, वो देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंदमय जहाँ है वो देश कौन सा है, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसकी अनंत से धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वो देश कौन सा है, वो देश कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, वो देश कौन सा है, वो देश हमारा प्यारा भारत है। ये सब विशेषताएं किसकी बताई गई है, हमारे देश भारत के बारे में बताई गई है। हमारा देश विविधताओं और प्रकृति सौंदर्य से भरा हुआ देश है। उन्हीं विशेषताओं को इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। आइए अब हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। भारत का मुकुट किसे कहा गया है, भारत का मुकुट किसे कहा गया है। जब आप भारत के नक्शे को देखोगे तो भारत के ऊपर ही ऊपर हमें क्या नजर आता है, हिमालय पर्वत नजर आता है। हिमालय पर्वत क्या है हमारे लिए, एक मुकुट के समान है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का मुकुट हिमालय पर्वत को कहा गया है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कवि ने भारत की कौन सी विशेषताएं बताई है। भारत की तो क्या है, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमें किस में दी हुई है, हमारे पद्यांश में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जब इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो हम इस प्रकार से देंगे, कवि ने भारतवर्ष की निम्न विशेषताओं को बताया है। भारत की निम्न विशेषताओं को बताया है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन विशेषताओं को लिख देंगे। पहली विशेषता क्या है, भारत में क्या बह रही है, नदियाँ बहती है। भारत में क्या बहती है, अमृत की धाराएं बहती है। मतलब क्या है, भारत में बहुत सी नदियाँ बहती है। भारत में चारों तरफ क्या फैली हुई है, हरियाली फैली हुई है। चारों तरफ सुंदर सुंदर क्या फैले हुए हैं, यहाँ पे प्रश्न फैले हुए हैं। प्रश्न यानी क्या होता है, फूल होता है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर क्या है, आनंद भरा हुआ है। चारों तरफ क्या भरा हुआ है, धरती पे आनंद भरा हुआ है, धन के भंडार हैं। और क्या है, यहाँ पर रसीले रसीले कंद फूल हैं। ये सब भारत की क्या है, विशेषताएं, ये सब भारत की क्या है, विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। सींचा हुआ सलोना से क्या तात्पर्य है, सींचा हुआ सलोना से क्या तात्पर्य है, सींचे हुए सलोने से तात्पर्य है कि जब हमारे देश में क्या होती है, नदियों झरनों से क्या होती है, सिंचाई होती है। चारों तरफ क्या होती है, इससे सिंचाई होती है। भारत के जो अनाज किसानों द्वारा उगाया जाता है उसके खेतों में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। उसी प्रकार जो हमारे देश में क्या बह रही है, नदियाँ बहती है, वो पूरे देश को क्या रखती है, सिंचित रखती है। क्या रखती है, सिंचित रखती
है। इसीलिए क्या कहा गया है, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा कि सींचा हुआ सोना। पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत का प्रत्येक भूभाग क्या है, सिंचित है। यहाँ चारों तरफ क्या पाई जाती है, नदियाँ पाई जाती है, झीलें पाई जाती है और अन्य जल स्रोत पाए जाते हैं, जिसके कारण भारत की भूमि क्या है, सिंचित है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, भारत देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है। जब हम पद्यांश को पढ़ते हैं तो अंतिम पंक्ति में क्या कहा गया है, भारत को संसार का शिरोमणि देश कहा गया है। भाई क्यों कहा गया है, भारत में विभिन्न जाति पाति लिंग धर्म के लोग क्या रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। विश्व में ऐसा कोई सा भी देश नहीं है जहाँ पर अलग अलग जाति धर्म लिंग के लोग एक साथ इतने प्यार से रहते हों। भारत में सभी प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। भारत में विभिन्न भाषाएं पाई जाती है, विभिन्न धर्म पाए जाते हैं, विभिन्न लिंग पाए जाते हैं, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं और ये सब लोग क्या रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इस कारण भारत को क्या कहा गया है, संसार का शिरोमणि कहा गया है। अगले प्रश्न के रूप में हम देखते हैं, भारत के प्रकृति सौंदर्य को कवि ने स्वर्ग के सदृश क्यों कहा है। भारत का जो प्रकृति सौंदर्य है उसे कवि ने क्या माना है, स्वर्ग के समान माना है। जिस प्रकार स्वर्ग में हर सुख सुविधा उपलब्ध होती है, चारों तरफ सुंदर प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकार भारत देश में भी क्या है, चारों तरफ सुख सौंदर्य पाया जाता है। इस कारण कवि ने क्या की है, भारत की तुलना स्वर्ग से की है। अगला प्रश्न आता है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही। उक्त पंक्ति का क्या करना है, हमें भाव स्पष्ट करना है। जहाँ नदियाँ, जहाँ कहाँ पर, भारत में नदियाँ क्या कर रही है, सुधा। सुधा यानी क्या होता है, अमृत होता है। सुधा यानी क्या होता है, अमृत होता है। तो वो नदियाँ क्या बहा रही है, यहाँ पे अमृत की धारा बहा रही है। तो हम क्या इसका उत्तर क्या देंगे, उक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि भारत में चारों तरफ क्या है, नदियाँ बहती है, जिसके कारण यहाँ के जीव जंतुओं को क्या मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है। इस कारण इसे क्या कहा गया है, नदियों को किसके समान बताया गया है, सुधा की धारा यानी अमृत की धारा के समान बताया गया है। इस प्रकार से हमारा पद्यांश भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और गद्यांश भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये गद्यांश और पद्यांश समझ में आए होंगे और जब आपके एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप उस सरलतापूर्वक उनका क्या दे पाएंगे, उत्तर दे पाएंगे।